जब भी भारत की आज़ादी की लड़ाई की बात होती है तो कई बड़े बड़े नाम हमारे जहन में आते हैं। लेकिन क्या हमने कभी उस रानी के बारे में सोचा है जिसने 1857 में अंग्रेजों की सबसे ताकतवर फौज को सीधी टक्कर दी थी? चलिए, आज इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं जहां बेगम हजरत महल की ये भूली बिसरी कहानी छिपी हुई है। देखिए, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे नायकों को हम सब सलाम करते हैं, और अगर महिलाओं की बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई का नाम सबसे पहले आता है, और आना भी चाहिए। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या उनके अलावा कोई और नहीं था? जी हां, कई बहादुर महिलाएं थीं, और उन्हीं में से एक थी बेगम हजरत महल, एक ऐसा नाम जिसे इतिहास ने सच कहूं तो लगभग भुला ही दिया है। तो ये कहानी शुरू होती है उस दौर में जब अंग्रेज धीरे धीरे एक एक करके पूरे हिंदुस्तान पर अपना कब्जा जमा रहे थे। बात है 19वीं सदी की, जब अवध की रियासत कहने को तो आज़ाद थी, पर असल में उसकी लगाम पूरी तरह से अंग्रेजों के ही हाथ में थी। तो ये थीं कौन? इनका असली नाम था मोहम्मदी खानुम। शाही स्कूल में पढ़ती थीं, और जब नवाब वाजिद अली शाह की नज़र उन पर पड़ी तो उन्होंने उनसे शादी कर ली। उन्हें बेगम हजरत महल का खिताब दिया। अंग्रेजों की नज़र में अरे वो तो बस महल की एक और बेगम थीं। उन्हें क्या पता था कि यही महिला एक दिन उनके पूरे साम्राज्य की नींव हिला कर रख देगी। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि महलों की नाजुक दुनिया में रहने वाली एक बेगम आखिर जंग के मैदान की कमांडर बन कैसे गईं? क्या हुआ ऐसा? देखिए, एक तरफ जहां नवाब की दूसरी बीवियां थीं जो महल की अंदरूनी साजिशों में ही उलझी रहती थीं, वहीं दूसरी तरफ हजरत महल की नज़रें महल के बाहर के हालात पर टिकी थीं। वो साफ साफ देख पा रही थीं कि अवध की रियासत पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था। तो फिर वो आखिरी चिंगारी क्या थी? वो कौन सी एक घटना थी जिसने बेगम को ये फैसला लेने पर मजबूर कर दिया कि अब बातें नहीं, सिर्फ हथियार ही बोलेंगे? बात है फरवरी 1857 की। अंग्रेजों ने एक चाल चली। उन्होंने नवाब वाजिद अली शाह पर झूठे इल्जाम लगाए और उन्हें गद्दी से हटा दिया। अब नवाब साहब जानते थे कि अगर वो अड़े रहे तो जंग होगी और उनका प्यारा शहर लखनऊ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए उन्होंने भारी मन से गद्दी छोड़ना ही बेहतर समझा। पूरे हिंदुस्तान में तो जैसे बगावत की एक आग सी लगी हुई थी, पर लखनऊ एकदम खामोश था। और खामोश इसलिए क्योंकि नवाब के जाने के बाद कोई था ही नहीं, कोई लीडर नहीं था जो उन्हें रास्ता दिखा सके, जो उनकी हिम्मत बन सके। और इसी खामोशी के बीच एक आवाज उठी। बेगम हजरत महल ने वो कदम उठाया जिसके बारे में किसी ने दूर दूर तक सोचा भी नहीं था। सोचिए जरा, लखनऊ के लोगों ने उनके छोटे से बेटे को अपना बादशाह घोषित कर दिया, ये जानते हुए भी कि उस वक्त ऐसा करना मतलब सीधे सीधे मौत को दावत देना था। बेगम हजरत महल ने यह फैसला माना। उन्होंने अपने बच्चे की जान दांव पर लगा दी, और सिर्फ इतना ही नहीं, वो खुद फौज की सिपा सालार यानी कमांडर बन गई। जो लोग उन्हें सिर्फ महल की एक औरत समझते थे, वो सब हैरान थे। लेकिन कमांडर बनना तो बस एक शुरुआत थी। असली लड़ाई तो अब शुरू होनी थी, जिसमें चुनौतियां सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि घर के अंदर से भी आ रही थीं। और आपको पता है, बेगम की लीडरशिप का असर फौरन दिखा। देखते ही देखते लखनऊ में हिंदुस्तानियों की एक बहुत बड़ी फौज खड़ी हो गई। उन्होंने इतनी तेजी से जीत हासिल करना शुरू किया कि अंग्रेजों के सबसे मजबूत किले बेली गार्ड को चारों तरफ से घेर लिया गया। पर जैसा मैंने कहा, लड़ाई सिर्फ एक नहीं थी। बाहर मैदान में दुश्मन अंग्रेज थे, ये तो सब जानते थे, लेकिन एक दुश्मन घर के अंदर भी बैठा था। महल की ही कुछ दूसरी रानियां थीं जो अंग्रेजों से मिल गई थीं और फौज की खुफिया खबरें उन तक पहुंचा रही थीं। सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी पासा पलटने लगा। खबर आई कि अंग्रेजों ने दिल्ली और कानपुर दोनों पर दोबारा कब्जा कर लिया है, और अब उनकी विशाल सेनाएं सीधे लखनऊ की तरफ बढ़ रही थीं। और फिर वो दिन आया, कैसरबाग में घमासान जबरदस्त जंग हुई। जब बेगम हजरत महल ने अपने सिपाहियों को एक एक करके शहीद होते देखा तो वो कैसरबाग को खाली करने पर राजी हो गईं। कहते हैं उस दिन जब उनका काफिला महल से निकल रहा था तो उसे देखने वाले हर एक शख्स की आंखों में आंसू थे। लखनऊ हाथ से निकल गया था, जंग हार चुके थे, लेकिन ये कहानी यहां खत्म नहीं होती। हार के बाद भी उनकी हिम्मत नहीं टूटी थी। जी नहीं, उन्होंने हार मानी ही नहीं थी। पीछे हटने के बाद भी उन्होंने अपनी बची कुची फौज को बार बार इकट्ठा किया। कई बार अंग्रेजों पर जोरदार जवाबी हमले किए,
भले ही वो हमले नाकाम रहे, पर उन्होंने लड़ना नहीं छोड़ा। अब अंग्रेज भी समझ गए थे कि ये बेगम आसानी से हार नहीं मानेंगी। तो जब बेगम नेपाल में थीं, उन्होंने एक नया पैतरा आजमाया। उन्हें शाही माफी का, बेशुमार दौलत का, बड़ी पेंशन का, हर तरह का लालच दिया गया। लेकिन बेगम हजरत महल ने हर एक प्रस्ताव को ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि उनकी लड़ाई दौलत के लिए थी ही नहीं, उनकी लड़ाई तो आज़ादी के लिए थी। तो उन्होंने अपनी बाकी की जिंदगी नेपाल में ही गुजार दी। वो कभी वापस अपनी रियासत नहीं लौटी और 1879 में काठमांडू में ही उनका देहांत हो गया। वो चाहती तो अंग्रेजों का दिया पैसा लेकर आराम की जिंदगी जी सकती थीं, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनका एक ही सपना था, एक आज़ाद हिंदुस्तान, और उनका मानना था जिस वतन की आज़ादी के लिए कोई लड़ा हो, भला उसी वतन में अपने दुश्मन का गुलाम बनकर कैसे रहा जा सकता है। उनका ये सवाल आज भी उनकी बेमिसाल बहादुरी और उनके बलिदान की याद दिलाता है।